P. Sengupta, following the Soviet concept of economic region and production specialization, P. Sengupta presented a framework of economic region of different order. Sengupta gave much more importance to a natural region and used modality production, specialization and utilization of power resources as base of declinization. Hello, Namaskar and welcome. My name is Siddharth. Today we are going to talk about agriculture regions in India by P. Sengupta. हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ है। आज हम लोग पी सेनगुप्ता द्वारा दिए गए कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। साथ में कुछ फसल की प्रधानता के आधार पर अनेक प्रकार के कृषि प्रदेश बने हुए हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि कृषि प्रदेश कहते किसे हैं, कृषि प्रदेशों की क्या विशेषता होती है, कृषि प्रदेश बनाने के क्या उद्देश्य रहे हैं, किन आधारों पर किसी भी क्षेत्र को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, और साथ में डॉक्टर रंधावा द्वारा भारत को जिन कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया उनके विषय में हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। कृषि भूगोल का ये तीसरा वीडियो है, या यूँ कहें कि भारत में कृषि का ये तीसरा वीडियो है, जिसके माध्यम से हम लोग आज कृषि प्रदेशों वाले सेक्शन को पूरा करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेनगुप्ता और दायक द्वारा भारत के आर्थिक क्षेत्रीकरण शीर्षक से 1968 में भारत को 4 सम कृषि क्षेत्रों, 11 मध्यवर्ती क्षेत्रों और 60 सूक्ष्म क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ये विभाजन कृषि तथा कृषि आगतों एवं निर्गतों, कृषि में आगत और निर्गत, श्रम, सिंचाई, फसल गहनता, वर्षा, मृदा के आधार पर विभिन्न प्रकारों पर आधारित है, जो कि निम्न प्रकार है। तो जो सेनगुप्ता ने जो विभिन्न कृषि प्रदेश बताए हैं, अब हम उनकी पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डॉक्टर रंधावा द्वारा दिया गया ये मैप देखा था। इसमें हमने एक ये हिमालय क्षेत्र के विषय में चर्चा की थी, इस पूर्वी क्षेत्र के विषय में चर्चा की थी जो चावल प्रधान था। हम लोग ने इस दक्षिण क्षेत्र के विषय में चर्चा करी, तटीय क्षेत्र के बारे में, और उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के विषय में हम लोगों ने डॉक्टर रंधावा वाले वीडियो में चर्चा की थी। इस क्षेत्र में हिमालय कृषि, इस कृषि क्षेत्र में वर्षा की विविधता पाई जाती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यदि अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखा है और अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कृषि प्रदेश कहते किसे हैं। तो जहां पर कृषि संबंधित दशाओं, विशेष रूप से फसल के प्रकार एवं उनकी उत्पादन विधियों में जो समानता पाई जाए, वह क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहलाएगा। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक समान फसल का प्रकार उपजाया जा रहा है वर्ष भर में। फॉर एग्जांपल, इस क्षेत्र के अंदर गेहूं, सोयाबीन और मक्का ही पूरे वर्ष भर उपजाया जाता है। तो इस एरिया में भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी लगभग इस पूरे एरिया में एक समान फसल का उत्पादन हो रहा है। वहीं इसके दूसरे क्षेत्र के अंदर चावल का और अन्य फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र इस क्षेत्र से अलग अलग हो जाएगा और 2 अलग अलग कृषि प्रदेश बन जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे, ये तो था कृषि प्रदेश कहते किसे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिमालय कृषि प्रदेश की। तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 120 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक पाया जाता है, और इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कुमायूं हिमालय, दार्जिलिंग, असम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। मतलब इसने इस वाले सेक्शन में पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय दोनों को मिक्स किया है, और कृषि की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत अनुकूल नहीं है। फिर भी कुछ फसलें हैं जिनकी कृषि यहाँ की जाती है, जैसे गेहूं, धान, मक्का, चना, आलू, और फसलों का उत्पादन भी यहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर जिन फलों का उत्पादन जो है किया जाएगा, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फल ऐसे हैं जो विशेष रूप से यहाँ उपजाए जाते हैं। जैसे सेब हो गया, सेब के अलावा स्ट्रॉबेरी की भी यहाँ पर खेती की जाती है, सूखे मेवों को भी यहाँ उपजाया जाता है। वहीं जब हम लोग पश्चिमी क्षेत्र की बात करें भारत के, तो इस क्षेत्र या इस कृषि क्षेत्र को 4 उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्वी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ एवं पठार तथा पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश। अगर मैं यहाँ पर आपको एक भारत का मैप बना के बताऊँ, तो इस क्षेत्र के अंदर हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे ये प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र, क्लियर बात है। इसके बाद पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पठार और पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र। अब आप ये देखिएगा कि इसके अंदर पूर्वी मैदान के अंतर्गत तो हमने देखा, पूर्वी मैदान जो पूर्व की तरफ है, वहाँ ब्रह्मपुत्र की घाटी, निचली ब्रह्मपुत्र की घाटी, पश्चिमी बंगाल, भगीरथी डेल्टा, ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र आदि आते हैं। वहीं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने छोटा नागपुर का पठार,
ऊपरी महानदी बेसिन, उड़ीसा की पहाड़ियाँ, बस्तर का पठार और मध्यवर्ती मध्य प्रदेश का क्षेत्र हमने इसमें शामिल करते हैं। जब हम लोग पूर्वी पहाड़ियों की बात करेंगे, पूर्वी पहाड़ियाँ जो कि भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों के अंदर आती है, जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, खासी और नागालैंड की पहाड़ियाँ और ये वाला जो एरिया आ रहा है, हम लोग इसमें उस क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। वहीं पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, इसका ये जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, जिसके अंदर कोंकण का तट, कर्नाटका का तट, मालाबार का तट और ये सारे के सारे तट इस कृषि प्रदेश के अंदर हम लोग शामिल करते हैं। और इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक है। आर्द्र कृषि क्षेत्र में उत्पादित होने वाली फसलों में यहाँ पर धान, तिलहन, गेहूं, मोटे अनाज, चाय, नारियल, गन्ना, जूट आदि हम लोग शामिल करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे क्षेत्रों की जो कि अल्प आर्द्र कृषि क्षेत्र है। मतलब इस क्षेत्र को स्थूल रूप से 3 भागों में अगर हम लोग बांट लें तो ऊपरी एवं मध्य गंगा का मैदान, आर्द्र अल्प प्रायद्वीपीय पठार और आर्द्र अल्प समुद्र तटीय क्षेत्र इसमें शामिल करेंगे। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर आप ये देखिएगा, अगर हम लोग भारत का नक्शा ले रहे हैं तो भारत के नक्शे में ये है हमारा गंगा का मैदान, ये ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। तो इसके अंदर हम लोगों ने इन 2 क्षेत्रों को शामिल किया है। उसी के साथ में हमने इसमें कौन कौन से एरिया शामिल किए हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान और अवध का मैदान आदि इसमें हम लोगों ने शामिल किए हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर तक हमने नोटिफाई करी है और विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का औसत और उसमें विविधता पाई जाती है और सिंचाई की सुविधाओं को यहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। इसलिए यहाँ पर गेहूँ, धान, गन्ना, चना, मोटे अनाज, कपास, मूंगफली, तिलहन और तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा और अल्प आर्द्र वर्षा के क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अच्छी खासी खाद्यान्न फसलों के साथ साथ अन्य व्यापारिक और तिलहन फसलों का उत्पादन भी कर लिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे शुष्क कृषि क्षेत्र की। तो इसके अंतर्गत देश के वे भाग आते हैं जहाँ कृषि कार्य के लिए जल की विशेष रूप से कमी पाई जाती है। इस क्षेत्र में हम लोग इसे 2 उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि शुष्क उत्तरी पश्चिमी प्रदेश और शुष्क प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र। अब अगर मैं इसे आपको ऐसे समझाता हूँ तो प्रायद्वीपीय पठार का जो ये बीच वाला भाग है, जो सामान्य रूप से वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आता है, और राजस्थान और गुजरात का उत्तरी भाग और ये वाला जो क्षेत्र है, जो थार वाला एरिया और राजस्थान का शुष्क क्षेत्र वाला, ये दोनों के दोनों क्षेत्र हमने इसमें बांटे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में या शायद इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है इस तरफ, लेकिन जब ये बादल पहाड़ पर चढ़ के वापस इस तरफ उतरते हैं तो वर्षा की कमी हो जाती है और पिछला वाला भाग वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर शुष्क कृषि की जाएगी, जहाँ पर राजस्थान का मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय मैदान, उत्तर का पंजाब, अरावली की पहाड़ियाँ, सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र गुजरात में, जबकि शुष्क प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत तापी, नर्मदा दोआब, उत्तरी गोदावरी की घाटी, उत्तरी भीमा कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और रायलसीमा के पठार आदि के क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब चूंकि ये शुष्क क्षेत्र है तो यहाँ पर ऐसी फसलों का उत्पादन अधिक होगा जो जल की कमी में भी अच्छी खासा उत्पादन दे देते हैं, जैसे मोटे अनाज, गेहूँ, मूंगफली, चना और कपास और अन्य तिलहन फसलें भी। तो यदि हम लोग इस पी सेन गुप्ता की बात करें तो पी सेन गुप्ता ने भारत को मोटा मोटी इन 4 बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया है, और ये 4 वो क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा लगभग एक समान पाई जा रही है, जहां पर एग्रीकल्चर का जो टाइप है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का जो टाइप है, फसल के उत्पादन का जो प्रकार है, वो भी लगभग एक समान पाया जाता है। फिर इसके बाद इन्हें कई सारे उप विभागों में और उप के भी उप विभागों में कई सारे सब डिवीज़न करके भारत को अनेक कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ताकि एक समान एक क्षेत्र में ज़रूरत के अनुसार आर्थिक नीतियाँ और कृषि नीतियों को लागू किया जा सके। तो कृषि प्रदेश वाला जो ये हमने पी सेन गुप्ता और डॉक्टर रंधावा वाला हमने निपटाया है, हमने यहाँ पूरा किया है। इसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे नेक्स्ट
सेट की, जो है फसल की प्रधानता के आधार पर कृषि प्रदेश। तो मैं अगर आपको बताऊं कि फसल की प्रधानता के आधार पर स्पेंसर ने, ममोरिया ने, आर.एल. सिंह ने आदि अनेक विद्वान हैं जिन्होंने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया है। अब इसका मतलब क्या है? ऐसा प्रदेश में उपजाई जाने वाली फसलों में जो फसल सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई जा रही है, उसी के आधार पर कृषि प्रदेश का नामांकन किया जाता है या नामकरण कर दिया जाता है। मतलब एक प्रदेश है, उसमें कई सारी फसलें उपजाई जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्षेत्रों में जो फसल उपजाई जाएगी, उस फसल के आधार पर ही उस संपूर्ण क्षेत्र का नामकरण कर देंगे कि ये चावल प्रधान कृषि प्रदेश है अथवा गेहूं प्रधान कृषि प्रदेश है या अन्य। तो डॉक्टर मामूरिया ने भारत के कृषि प्रदेशों का निर्धारण फसलों की प्रमुखता और विशेषता के आधार पर किया है। आप देखिएगा यहाँ पर ये जब एग्रीकल्चर रीजन को डेवलप कर रहे हैं तो ये पहले ये देख रहे हैं कि उस क्षेत्र के अंदर कौन सी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है जो सबसे ज़्यादा उपजाई जा रही है। क्लियर बात है। अब हम लोग बात करेंगे J.T. कॉपिट द्वारा 1964 में प्रस्तुत न्यूनतम वर्गों की पद्धति का उपयोग करते हुए 11 फसल क्षेत्रों तथा 38 फसल संयोजन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। ऐसे क्षेत्र जहां पर 2 फसलों का एक साथ संयोजन हो या 3 फसलें या 4 फसलें एक समय पर एक ही प्रकार से उपजाई जाती हो। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि भारत की प्रमुख फसलों एवं उनके क्षेत्र तथा अन्य संयोजित फसलों का विवेचन किस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले तो चावल भारत में जो है भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में उपजाई जाती है। इसे धान भी कहा जाएगा। तो चावल के बारे में अगर हम लोग भारत के अंदर क्षेत्र देखें तो ये देखिए आप कि चावल एकल कृषि क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र की घाटी, त्रिपुरा और ये सारे के सारे क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहां पर इस क्षेत्रों में केवल और केवल चावल ही उपजाया जाता है। प्रधान फसल के रूप में भी और अन्य गौण फसलों के रूप में भी हम लोग मुख्य रूप से चावल का ही उत्पादन देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं? देखिए, ओडिशा भारत के पूर्वी भाग में, बंगाल भारत के पूर्वी भाग में, ब्रह्मपुत्र की घाटी, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे के सारे भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में। तो चावल की जहां एकल कृषि की जाएगी वो कहाँ है? भारत के पूर्वी और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर हम लोग देखते हैं कि जहां पर चावल प्रधान कृषि की जाती है। वही जब हम लोग बात करेंगे भारत के पश्चिमी तट पर, तो केरला का तट और कोंकण तट जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर चावल तो प्रधान फसल है, परंतु अन्य फसलों में सुपारी, रागी, चारा, नारियल, सब्जियां, रबड़ आदि की फसल भी की जाती है। वही इसके अपोजिट पूर्वी तट पर जहाँ पे तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर चावल प्रधान फसल के बाद बाजरा, कपास, ज्वार, दलहन, मूंगफली आदि फसलें भी की जाती है। देखिए, पश्चिमी तटों पर ज़्यादातर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसलें बोई जाती है, क्योंकि पश्चिमी तटों पर टेम्परेचर के साथ साथ हमें वर्षा भी अधिक देखने को मिलती है। वहीं पूर्वी तट पर एक काल शुष्क काल भी आता है बीच में, तो वहाँ पर हम लोग मोटे अनाजों को भी उपजाते हुए देख सकते हैं। वहीं जब हम लोग बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार में गंगा का मैदान, यहाँ पर चावल के अतिरिक्त अन्य जीवन निर्वाहक फसलें या धान फसलें भी बोई जाती है। दक्षिणी कर्नाटक के अंदर इलायची, नारियल और ये सारी की सारी फसलें चावल के बाद अन्य फसलों के रूप में बोई जाती है। वहीं मेघालय का पठार और बंगाल की खाड़ी का उत्तरी क्षेत्र, ये सभी के सभी क्षेत्र चावल प्रधान कृषि रखने वाले क्षेत्र हैं और इनके साथ साथ अन्य फसलें गौण रूप में उपजाई जाती हैं। तो चावल के क्षेत्र को जब आप, मैंने इसमें मैप यहाँ पर आपको मैंने जानबूझ के मैप नहीं दिखाया है, इसके मैप्स हैं, परंतु मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जैसे भारत का मैप बनाइए और उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे जहाँ पर चावल प्रधान कृषि की जा रही है, आप उसे अंडरलाइन कीजिए और गोला बना करके इस खंड को अपने साथ रखिए। तो इससे आपको मैप बनाना और मैप में लोकेट करने की आदत धीरे धीरे बनती जाएगी। जिस प्रकार से हमने चावल को देखा, उसी प्रकार से यदि गेहूं प्रधान क्षेत्रों की बात करें तो चावल के बाद गेहूं दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारत की खाद्यान्न फसल है। और गेहूं का कोई एकल क्षेत्र नहीं, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर केवल प्रधान और गौण रूप से सिर्फ गेहूं बोया जाए, लेकिन गेहूं उत्पादन क्षेत्र का 40% फसल क्षेत्र में गेहूं उपजाया जाता है। जैसे गंगा यमुना का जो दोआब है, जहाँ पर गंगा रिवर से यमुना रिवर मिलती है, तो बीच का जो एक क्षेत्र है, दोआब वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर गेहूं के साथ साथ दाल, चावल, मक्का, बाजरा आदि बोया जाता है। वहीं हरियाणा में की बात करें तो यहाँ पर दलहन, बाजरा
गन्ना, चारा, ये सारी की सारी फसलें संयोजित रूप से गेहूं के साथ बोई जाती है। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब के भाग में आप ये बात देखिएगा कि गेहूं प्रधान फसल है, परंतु गेहूं के साथ साथ मक्का, चावल और दालें भी बोई जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं गेहूं के बाद ज्वार की, तो यह चावल के बाद सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है और इसे हम लोग देखेंगे तमिलनाडु के उच्च भूमि क्षेत्र में, उत्तरी कर्नाटक का पठार और पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, उत्तरी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में और तेलंगाना के और महाराष्ट्र का चंद्रपुर वाला क्षेत्र जो कि ज्वार क्षेत्र के अंदर आता है, जहाँ पे ज्वार प्रधान फसल के रूप में बोई जाती है। फिर आप देखिएगा मक्का, तो मक्का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, गुजरात को संलग्न क्षेत्र जो है उसके अंदर हम लोग मक्के को शामिल करते हैं। और आप ये देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है बेसिकली ये वाला एरिया मक्का प्रधान क्षेत्र, भारत का मक्का प्रधान क्षेत्र कहला सकता है। साथ ही में हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की पहाड़ियों में भी अन्य फसलों के साथ ढालों पर मक्का भी उगाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बाजरा की, तो बेसिकली जहाँ पर शुष्कता अधिक है, जैसे कच्छ का क्षेत्र हो गया, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्र हो गए, वहाँ पर प्रथम श्रेणी की फसलों के अंदर बाजरा को माना जाता है। ये एक प्रकार की खाद्यान्न फसल है और बाजरे के साथ साथ अन्य प्रकार का चारा, गेहूं, दालें आदि भी उपजाई जाती है। रागी का महत्वपूर्ण एरिया कहाँ आएगा, तो कर्नाटका, तमिलनाडु आदि के क्षेत्र में रागी को प्रधान रूप से उपजाया जाता है। साथ ही में नारियल, मूंगफली और आदि अन्य गौण फसलें भी बनती है। जौ की बात करेंगे तो जौ बेसिकली लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो क्षेत्र है वहाँ पर, जो उत्तर भारत में पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये उपजाई जाती है। महाराष्ट्र में कपास के बारे में हम लोगों ने मृदा वाले सेक्शन में पढ़ा था कि काली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है उसे कपासी मृदा भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र और गुजरात और कुछ दक्षिणी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर कपास प्रधान फसल के रूप में बोई जाती है, परंतु चूंकि ये एक व्यापारिक फसल है, व्यावसायिक फसल है, इसके साथ में मूंगफली, बाजरा, चारा आदि भी उपजाए जाते हैं। मूंगफली आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में और गुजरात के क्षेत्र की प्रधान फसल है। वहीं चाय की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के अंदर पहाड़ी ढालों पर जहां पर वर्षा की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो जाती है, चाय का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर असम, अरुणाचल प्रदेश और वो पूरा का पूरा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, साथ में दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। दलहन फसलों की अगर हम लोग बात करें, दालों की बात करें तो गंगा के दक्षिण में स्थित मध्य उच्च भूमियों में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में और इन क्षेत्रों के अंदर दाल प्रधान रूप से बोई जाती है, परंतु उसके साथ में बाजरा और अन्य फसलें भी बोई जाती हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने सेक्शन बताया है फसलों के आधार पर कृषि प्रदेश, आप इनका एक मैप बनाएं और एक भारत का एक मैप बनने के बाद उस मैप के अंदर आप ये दर्शाएं, जैसे कि आप जब भारत का पूरा मैप बना लेंगे तो भारत का जो मैप बन जाएगा उस मैप के अंदर आप दर्शाएंगे कि कौन सी फसल कहाँ पर किस किस प्रकार से बोई जा रही है, और फिर उसके अंदर फसलों का लोकेशन कीजिए कि ये वाला चावल प्रधान है, ये वाला गेहूं प्रधान क्षेत्र है, ये वाला दाल प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर जौ सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है, और इससे आप एक कृषि प्रदेश का मैपिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर रीजन को समाप्त करते हैं, कृषि प्रदेश को समाप्त करते हैं। भारत के भूगोल में ही अगले सेगमेंट में हम लोग मिलेंगे, लेकिन आप लोग साथ साथ वीडियोस के साथ साथ आप लोग बने रहिए और मैपिंग का खास तौर से ध्यान रखिए। मैं हर वीडियो में मैपिंग पर जोर देने की बात कहता हूँ, तो आपको कच्चे पेपर्स पे या रफ पेपर पे आपको लगातार मैप की प्रैक्टिस करनी है। और ये जो मैंने आज आपको काम दिया है कृषि प्रदेशों का, इसको आप अच्छे से लोकेट करें और कमेंट सेक्शन में चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं, भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।